नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे थे मुगल कालीन शासन व्यवस्था। और मुगल कालीन शासन व्यवस्था में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे कि लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं इसमें देख चुके थे कि गल्ला बख्श क्या होता है, नसक क्या थी और जब्ती क्या थी। तो चलिए हम लोग एक बार इसको और देख लेते हैं। गल्ला बख्शी में क्या होता था, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। और नस्क में क्या होता था, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें फसल का ही कुछ भाग ले लेता है। फसल का मतलब कि जब फसल खड़ी हो तो कह दे कि इधर आपका है, इधर हमारा है, ऐसे हो जाता था। और नस्ख में क्या होता था, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। भाई जब फसल दिख रही कि फसल खड़ी है और अच्छी है तो उस समय कह देता था कि भाई इसके मान ली कि 2,000 रुपया या 5,000 रुपये या जैसे गेहूँ या चावल जो भी हो कि 2 बोरा चाहिए, 2 कुंटल चाहिए, तो हो जाता था उसके बाद, ताकि आप कटने पर ये ना कह पाएँ कि भैया इतना हुआ है। भाई आदमी देखिए, सरकार भी चारों निगाहों से सोचती है, चारों तरीके से सोचती है। वही कह रहा कि इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। आगे देखिए जब्ती में क्या होता था, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नकद लिया जाता था। बहुत लोग जो गड़बड़ करते हैं, नगद शब्द नहीं है, नकद है, नकद। ये हिंदी के वर्तनी में आएगा और आप गलती कर देंगे, इसलिए इसको यहाँ पर सीख लीजिए। चीज़ों को मिला करके पढ़ने पर अच्छा रहता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें बोई गई फसल के आधार पर, फसल का मतलब कि क्या चीज़ बोए हैं, आलू बोए हैं कि गेहूँ बोए हैं कि चावल बोए हैं, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नकद लिया जाता था। आइए चलिए आगे चलते हैं, यहीं से पढ़ाना था। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनके तक भी वीडियो पहुंचे। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। मुगल काल में थोड़ा सा, या मध्यकालीन में ही कहिए, फैक्ट ज़्यादा है लेकिन उसमें जो, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं तो पूरा देख रहे हैं। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। प्रचलित, बड़ा और प्रचलित दोनों में अंतर है। छोटा होकर भी आदमी प्रचलित हो सकता है, तो वही कारक स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन व्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। तो ये था दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। दैनिक लेन देन, रोजमर्रा का जो, जैसे हम लोग दुकान आते जाते हैं, तो वही कह रहा है कि दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। सेना तो देखिए कौन कौन किस प्रकार से विभक्त थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो वही कह रहे कि मनसबदारी प्रथा कौन प्रारंभ किया था? अकबर। आइए देखते हैं। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा और 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे।
तो देखिए क्या कह रहा है कि 10 से जो 500 तक थे मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा, और 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। तो इसमें पूछ लिया जा सकता है कि उमरा क्या था, मुगल कालीन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में उमरा क्या था, मनसबदार क्या था। अब देख रहे हैं कि मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। तो ये भी सारी चीज़ें आपसे ऑप्शन के रूप में पूछी जा सकती हैं। देखिए, जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। कह रहा है कि जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था और सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। आइए देखते हैं। अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासन काल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। इसका मतलब कि औरंगजेब की सेना और मजबूत हो चली थी। अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासन काल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79, देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा हो गया है। 29 और 79 में कितने का अंतर है? 50 का अंतर है। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया। ये हम लोग अभी देख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट देख ले रहे हैं ताकि कुछ छूटे ना, फिर आदमी कम से कम पढ़ना चाहिए कंप्लीट। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर दुर्ग जो था जुन्नार के समीप था। तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में। अब धीरे धीरे हम लोग आधुनिक भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। जो मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा उसके बाद आधुनिक भारत आ जाएगा। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। अच्छी बात है, जान लीजिए, पूछा जा सकता है कभी भी। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी है तो सबको ज्ञात है, चर्चित है। और इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता जी का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। तो इसका मतलब शिवाजी की 2 पत्नी हो गई, जीजाबाई, नहीं ये तो माता का नाम है। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। तो देखिए, घबराना नहीं चाहिए। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। और शाहजी भोसले अर्थात, और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। किसका? शिवाजी का। अर्थात इसको ऐसे समझिए कि शिवाजी के पिताजी की 2 शादी हुई थी। ऐसे आप समझेंगे तो 2 समझ आपको आएगी। जिससे जीजाबाई से जन्म किसका हुआ था? शाहजी का, शिवाजी का हुआ था। और ये तुकाबाई मोहिते भी इनकी सौतेली माता थी। किसके? शिवाजी के। चलिए आगे चलते हैं। और शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। असली शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे और ये रामदास एक गुरु थे, इसलिए इनको गुरु लगाया गया। शिवाजी के लिखित माने उस तरह से ऐसा नहीं कि जो माने रजिस्टर्ड गुरु थे वही थे।
तो वही शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साई बाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हो गया, अर्थात 13 वर्ष की उम्र में शिवाजी का विवाह हो गया। देखिए, साई बाई निम्बालकर, साई बाई निम्बालकर शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। देखिए क्या हो गया, जो मुगल कालीन में नहीं देख रहा था। जैसे जब शिवाजी की देखिए कि जब उम्र गद्दी संभालने की हुई तो उनके पिता जो है उनको गद्दी दे करके चले गए दूसरे जगह अपनी नौकरी करने। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। आगे चलते हैं। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया, जहां पर उनके पिताजी नौकरी करने गए थे। वहीं पर अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। तो भाई बीजापुर के तोरण किले को शिवाजी जीत लिए थे, ये जो तोरण था इस किले को। तो फिर बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा, जिसको शिवाजी ने हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को इतने में लूटा, 1644 1664 और 1670 में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। ये खूब पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 1627 ईस्वी में शिवाजी ने पनहाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पनहाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। तोरण को भी छीन लिया, पनहाला दुर्ग को भी छीन लिया। अब देखिए आगे चलते हैं। तो ये 1665 याद रखेंगे, पुरंदर की संधि महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच। आगे देखते हैं। 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। आगे चलते हैं। शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन में कैद करवा लिया 1666 ईस्वी में। याद रखिए, शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद करवा लिया। वहां से 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। जहां से भाग निकले तो औरंगजेब ने कैद करवाया जयपुर भवन में शिवाजी को, फिर वहां से वो भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई।
शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मानित होता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मानित होता था। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी को की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना, नियमित घुड़सवार सैनिक। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक, शिलादार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, पैदल सेना। तो ये 3, तो इसमें 2 चीज आ रही है, नियमित और अस्थायी। तो पागा का मतलब परमानेंट से जोड़ लीजिए, परमानेंट पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक हो गए, शिलादार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, पैदल सेना। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। तो देख रहे हैं, कई चीजें देख रहे हैं ना, कि जो महत्वपूर्ण चीज अभी निकल कर आई कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में जयसिंह और शिवाजी के बीच, और यहाँ पर देखिए 1666 ईस्वी में शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करवा ली जयपुर भवन में। तो 1 साल का अंतर है, 65 और 66 में। चलिए आगे चलते हैं, जिंदगी का नाम है चलते जाना। अब देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के प्रमुख संत के नाम दिया गया है, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। इनका जो समय है 1275 से 1296। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। इसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। तो ये संत ज्ञानेश्वर थे। नामदेव 1270 से 1350। तो देखिए हमको यहाँ पर दिख रहा है गड़बड़, 1275 से 96 कैसे होगा, 1296, 1396 कहते तो ठीक रहता। वहाँ से 1270 से 1350 ईस्वी इनके आराध्य देव पढ़रपुर के विठोबा या विठल थे। नामदेव के बारे में बता रहा है कि इनके आराध्य देव पढ़रपुर के विठोबा या विठल थे, विष्णु के रूप। विठोबा या विठल की उपासना को वारकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये रहा नामदेव, इनके आराध्य देव पढ़रपुर के विठोबा या विठल थे, और ये विष्णु को देव के रूप में लोग मानते थे। इस यहाँ से ये क्लियर हो रहा है। आइए देखिए, एकनाथ, इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम, इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी, जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्ति परक काव्य के
ज्योतिपुंज हैं। रामदास महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि दसबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। तो रामदास के बारे में बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि दसबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। चलिए आगे चलते हैं। मराठा राज्य के अंतर्गत दो प्रकार के क्षेत्र होते थे। स्वराज, जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में थे, इन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट, नियंत्रण में थे। मुगतई, मुल्क एक कदीम, यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। तो मुगतई, मुल्क एक कदीम, यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देख रहे हैं ना, क्षेत्र स्वराज, स्वराज जो प्रत्यक्षता था, और मुगतई जो क्या था, यह वह क्षेत्र था जिसमें चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। अब हम लोग देखेंगे चौथ और सरदेशमुखी होता था क्या होता था। चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे। भाई जो उनके नियंत्रण में, जो सरकार के नियंत्रण में, उससे टैक्स फिर कैसा। चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भूराजस्व का 1/4 था। चौथ भूराजस्व का 1/4 था, जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। ये शेष था अधिभार। तो देखिए, चौथ जो उनसे लिया जाता था जो मुगलों के अधीन थे, लेकिन सरदेशमुखी किससे लिया जाता था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया फैक्ट है। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। मुगलों के अधीन था पर मराठा उस पर दावा करके थे। आइए चलते हैं आगे। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से है। सरंजामी प्रथा, सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से है। आगे चलते हैं, अष्टप्रधान देखेंगे। पेशवा प्रधानमंत्री, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख। यही कहा जाता था कि मुगल मराठों के समय में पेशवा एक महत्वपूर्ण पद होता था, तो जब प्रधानमंत्री होता था तब क्या कहना है। पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख। सरी ए नौबत सेनापति सैन्य प्रधान। अमात्य राजस्व मंत्री आय व्यय का लेखा जोखा। आय व्यय का लेखा जोखा का वाक्यानवीस, इसको ऐसे पढ़िए वाक्यानवीस, कई बार टेढ़े शब्द मिल जाते हैं। वाक्यानवीस
सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। चिटनिस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। चिटनिस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत, विदेश मंत्री। पंडित राव, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। भाई पंडित जी लोग ये ऐसा काम करते हैं। न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान। न्याय विभाग का प्रधान। आगे चलते हैं दोस्तों। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को प्रारंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि संरक्षण करवाया। तो काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग शिवाजी के समय में हुआ, यह शुरू हुआ। अन्नाजी दत्तो, शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 64 एवं 70 में लूटा। शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात यहाँ से निकल के आ रही है। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। देखिए क्या कह रहा है, बहुत अनहोनी कर दिया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया। मुगल सेना का सेनापति कौन था? मखर्रब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद राजा राम ने को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। संभाजी के बाद राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। चलिए आगे चलते हैं। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। इसके बाद इधर हम देखेंगे कि लगता है कि यहाँ से आधुनिक भारत आएगा। अच्छा,
ये देख लेते हैं आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से हो रही है। यहाँ से देखिए, तो हम लोग को इतना देख लेना है यहाँ पर। शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी के बाद राजा राम। आइए, शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी। हवलदार, किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख। सरे नौबत, किले की सेना का नेतृत्व। हवलदार क्या करता था? किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख। सरे नौबत, किले की सेना का नेतृत्व। और क्या था? सौनिस, किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख। सौनिस। आइए आगे चलते हैं। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। राजा राम के बाद जब राजा राम चले गए तो उनकी विधवा पत्नी ताराबाई, जिसका पुत्र जो 4 वर्ष के शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ और ताराबाई अपना शासन संभाली। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु, ये डेट याद रखिए, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु आपको आधुनिक भारत की शुरुआत यहाँ से मन लगभग बताती है। 1707 ईस्वी से लोग मानते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में थे, संभाजी के पुत्र जो शाहू भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी हुआ। ताराबाई जो शिवाजी द्वितीय अपने पुत्र के नाम से शासन कर रही थी, तो शाहू और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध हो जाता है। इसमें शाहू विजयी हुआ। शाहू ने सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया 1708 में। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। क्या कह रहा है कि शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा का पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। आगे चलते हैं। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। वही शाहू जो गद्दी पर बैठा। इसकी मृत्यु 1720 ईस्वी में। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। यहाँ पर देखिए, बाजीराव मस्तानी, बाजीराव का नाम यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। देखिए 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए।
आगे चलते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगे। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। कृष्णा नदी से अटक, अब ये अटक क्या है, कोई जगह का नाम है या कटक को अटक कह रहा है? तो कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में शाहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निस्संदेह निस्संदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। निस्संदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो ये इन लोग का वार्तालाप था। चलिए आगे चलते हैं। पालखेड़ा का युद्ध बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि हुई। निजाम की हार हुई, निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि हुई। महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोल दिया था। उस समय मुगल बादशाह मुहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। मुगल बादशाह मुहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। यही तो चाहिए। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। ओ बाजीराव मस्तानी। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बने। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार संरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। देखिए जब पढ़ेंगे तो सब निकल के आता, यही थे नाना जी, नाना साहब। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। चलिए, निजाम हैदराबाद के थे। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। भाई, एक शेर अपनी हार बहुत जल्दी नहीं पचा पाता है, ठीक है ना। लेकिन आदमी को मुसीबत में धैर्य रखना चाहिए। वही कह रहा है कि बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम ने 1761 ईस्वी में पेशवा बना।
माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। पानीपत का तृतीय युद्ध एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था, जिसमें में नाना साहब, जिनको बालाजी बाजीराव, जिनको प्रेम से नाना साहब कहा जाता था, उनको मैंने खत्म कर दिया। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। आगे चलते हैं। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। तो जब सभी लोग चले गए, मराठा के जो मुख्य सरदार लोग थे, मुख्य लोग थे, तो उसके बाद 12 भाई सभा, जिसमें 12 सदस्य थे, कि एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था, बाजीराव द्वितीय। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। सहायक संधि बेलेजली की, यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। आगे चलते हैं। 1776 इसमें पुरंदर की संधि, इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। अब आगे देखिए, ये युद्ध होते हैं और महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782। देखिए 1776 में पुरंदर की संधि हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद अब ये युद्ध शुरू हो जाएंगे। तो 6 वर्ष बाद प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। सालबाई की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई।
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। देवगांव की संधि हुई। चलिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1719। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव और एवं अष्टी के युद्ध को हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए, पेशवा बाजी हारने के बाद स्मरण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में उसकी मृत्यु हो गई। तो इसको देख लीजिए, कम से कम टाइमलाइन इसका पूछता है। तो प्रथम मराठा युद्ध 1782, द्वितीय हो गया 1803 से 5, और तृतीय हो गया 1817 से 19। और पहला युद्ध सालबाई की संधि से खत्म हुआ। द्वितीय में क्या हुआ, भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी, उसमें भी देवगांव की संधि हो गई। और तृतीय में तृतीय युद्ध मराठा आंग्ल मराठा युद्ध निर्णायक हुआ और मराठा साम्राज्य को लगभग समाप्त ही कर दिया। तो इसमें पूछा जाता है, ये तीनों युद्ध देकर और डेट पूछ लेता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए। देखिए 1782, 1803 5 और 1817 से 19, ठीक है ना। बस यही बात है। आगे चलिए ये देखेंगे आधुनिक भारत, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर कर दिया आपके, ताकि दूसरे मित्र तक भी पहुंचे। अब हम लोग मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में आधुनिक भारत के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आराम से पढ़िए, ठीक है ना। सिलेबस रामायण की तरह ख़त्म करने से तैयार नहीं हो जाता है। तैयार करना और सिलेबस ख़त्म करना दोनों अलग अलग बात हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।